अब ये 16 कलाएं जो है ना, तो ये 16 कलाएं मतलब क्या है कि बाबा जो बोलता है कि आप 16 कला संपूर्ण बन रहे हो, मतलब आप सतयुगी बन रहे हो। अगर हमें सतयुगी बनना है, अगर हमें सतयुग में आना है, तो हमें कंपलसरी 16 कला संपूर्ण बनना ही होगा। इन 16 कलाओं में से एक भी कला अगर हम में कम भी है, मतलब 15.95% कलाओं को हमने धारण कर लिया है, 0.05% भी अगर कम है, तो भी हम चंद्रवंशी में आ जाएंगे, हम त्रेता युग में आ जाएंगे, या फिर सतयुग के बिल्कुल अंत में हम आ जाएंगे। पूरे सतयुगी हम नहीं बने हैं, ठीक है ना। तो अगर हम सतयुगी बन रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 16 कला संपूर्ण बनना पड़ेगा। अब ये जो 16 कलाएं हैं वो शिव बाबा बताता है। अब शिव बाबा जो कुछ भी बताएगा वो किसको बताएगा, आत्मा को बताएगा। तो ये जो 16 कलाएं अभी जो हम देखने जा रहे हैं वो पूरी तरह से आत्मा पर अप्लाई होती है, मतलब मन बुद्धि पर अप्लाई होती है, जिसके बारे में बाबा हमेशा मुरली में कुछ न कुछ तो बताते ही रहता है, रोज बताते रहता है। लेकिन कभी आज ये कला के इस कला के बारे में बताया, कल उस कला के बारे में बताया, ऐसे होता है। इसीलिए हम आज क्या करेंगे, पूरी तरह से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक 16 कलाओं का हम देखेंगे कि क्या कौन कौन सी वो 16 कलाएं बाबा ने बताई हुई है, ठीक है। तो अभी मैंने ग्रुप में तो पोस्ट कर दी है, यहाँ पे मैंने ट्राई किया कि अगर मैं यहाँ पे शेयर कर सकती हूँ क्या, लेकिन मुझे वो हो नहीं रहा है। मैं वो जो ग्रुप में डाला है वो 16 कलाओं वाली जो पोस्ट है वो मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। मैंने ट्राई किया लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो अगर आपके सामने है तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो आप लिखना और फिर उसके हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली कला जो यहाँ पे है वो है आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन, आराम करने की कला। आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन, आराम करने की कला। अब आराम मतलब आत्मा का आराम, आत्मा का आराम मतलब आत्मा की रेस्ट। अगर आपको याद होगा, हम सबको अगर याद आता है, तो बीच में हमने एक धारणा के जो पॉइंट्स हम लेते हैं ना, बाबा हमसे जो धारणा कराने के जो पॉइंट्स लेता है, उसमें बाबा ने एक बार ये कहा था कि फिजिकल फिटनेस के लिए जिस तरह से डाइट, फूड, एक्सरसाइज और रेस्ट, इसका बैलेंस होना और कंसिस्टेंसी होना ये इम्पोर्टेंट है, वैसे ही आत्मा की फिटनेस के लिए डाइट, फूड, एक्सरसाइज और रेस्ट, इसका बैलेंस भी हो और कंसिस्टेंसी भी हो, ये बहुत जरूरी है। तो इसमें से जो रेस्ट है वो आत्मा की रेस्ट, मतलब ये आराम करने की कला। इसका मतलब अगर हम एक सेंटेंस में, बाबा जो कहता है ना कि सार में विचार करो, सार में धारण करो, तो एक सेंटेंस में अगर हम इसे बताएंगे तो यह है कि बीज रूप स्थिति में बैठ जाना। आराम करने की कला मतलब आत्मा को किस तरह से लेनी है, बीज रूप स्थिति में बैठ जाना। मतलब कोई भी अगर हम थक गए हैं, अगर हमें लग रहा है कि कभी कभी ऐसे होता है ना कि बाबा कहता है कि अंत तक कोई ना कोई स्थिति आने ही वाली है हमारे सामने, कोई ना कोई हलचल में डालने वाली आत्मा, घटनाएं, परिस्थिति हमारे सामने आती रहेगी और वो अंतिम क्षण तक आने वाली है। तो अगर हमें ऐसे लग रहा है कि हम रत्ती भर भी हलचल में आ रहे हैं, अगर हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो इमीडिएटली आराम करना है। आराम करना है मतलब बीज रूप स्थिति में बैठ जाना है, कोई भी संकल्प नहीं क्रिएट करनी है। हाँ, अगर ये हमें पॉसिबल है उस वक्त कि इमीडिएटली बाबा से कनेक्ट हो जाए, फिर जो कोई भी आत्मा, घटना, परिस्थिति सामने हमें हलचल में डालने वाली जो सामने आई है, उसको अच्छी तरह से जानकर, समझकर, अगर हम बाबा से शक्तियां ले लेते हैं, उन्हें योगदान देते हैं, तो वो तो बहुत अच्छी बात है, वो तो हमें करना ही है। लेकिन अगर ये हमें पॉसिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि ऐसी आत्माएं,
ऐसी घटनाएं, ऐसी परिस्थितियां सामने आती है कि हमें समझ में नहीं आता है कि अब मैं इसमें क्या करूं। ऐसी बातें सामने आती है, उस वक्त क्या करना है, आराम करना है। मतलब कुछ भी संकल्प क्रिएट नहीं करने हैं, वेस्ट, वीक, नेगेटिव कुछ नहीं क्रिएट करना है। चुपचाप जाके बाबा के साथ बीज रूप स्थिति में बैठ जाना है। कोई भी संकल्प नहीं क्रिएट करना है, क्या होगा, कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बाबा तुम बताओ, बाबा क्या करूं, बाबा मैं ये करूं या वो करूं। बाबा के साथ भी कोई बात नहीं करनी है। आराम से बाबा के साथ जाके पास जाके बैठ जाना है। क्योंकि उस जैसे आराम करने के मतलब वहां पे हम जब बैठ जाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई अचानक की स्थिति आ जाती है ना, क्योंकि अचानक का बाबा कहता है कि अचानक का पाठ तो आना ही है, अचानक की बातें तो सामने आपके आनी ही है। तो इस तरह से अचानक आ जाता है तो हम बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं। जैसे आज की मुरली में बाबा ने फ्लू के बारे में बताया ना, आत्मा का फ्लू, तो हम शेक करने लगते हैं, मतलब ही हम हलचल में आ जाते हैं। अगर हम हलचल में आ जाते हैं तो हम प्रॉब्लम से फोकस निकाल नहीं पाते हैं, सॉल्यूशन पर फोकस कर नहीं पाते हैं। इसके लिए आधा मिनट के लिए भी अगर हम बीज रूप स्थिति में बैठ जाते हैं तो हम स्टेबल हो जाते हैं, साक्षी दृष्टा हो जाते हैं और फिर हम जग जाते हैं। मतलब हम अवेयर हो जाते हैं कि क्या हो रहा है, साक्षी दृष्टा होकर हम उसको देख सकते हैं। और आधा मिनट, 1 मिनट बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब कभी ऐसे नहीं होता है ना कि इतनी अचानक की स्थिति आ गई कि हमें 1 सेकंड में कोई डिसीजन लेना है, ऐसे नहीं होता है। थोड़ा टाइम हमें मिलता है। क्यों हमें टाइम मिलता है? हमें टाइम मिलता है और मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि हम समय की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, तो हम समय की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इस वजह से हमें टाइम मिलेगा। लेकिन उसका डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। टाइम मिल रहा है इसीलिए ऐसे नहीं करना है कि हम अलबेले हो जाए, ऐसे नहीं करना है। लेकिन अगर हम टाइम की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो हमें समय मिलेगा। तो करना यह है कि अगर ऐसे अचानक की स्थिति आ जाती है या फिर ऐसी कोई बात आ जाती है कि समझ में नहीं आ रहा है, तो आराम करना है। इसका मतलब बीज रूप स्थिति में बैठ जाना है। मैं और बाबा से भी कुछ भी नहीं पूछना है। और फिर जैसे ही हम स्टेबल हो जाएंगे, हमारी कैचिंग कैपेसिटी, कैचिंग पावर ऑटोमेटिकली फिर से बढ़ती है और फिर हम बाबा के साथ रूह रियान कर सकते हैं। बाबा जो कुछ कह रहा है वो सुन सकते हैं और फिर स्मूथली हम पास विथ ऑनर, मतलब जो भी हलचल में लाने वाली आत्मा घटना परिस्थिति सामने आई है उसमें से हम पास होना हमारे लिए इजी हो जाता है। तो ये है आराम करने की कला, मतलब आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन। ठीक है, अभी दूसरी पॉइंट है आर्ट ऑफ डीलिंग और बिहेवियर, मतलब दैवीय व्यवहार करने की कला। आर्ट ऑफ डीलिंग मतलब हम एक दूसरे के साथ जो डील कर रहे हैं, मतलब ही क्या है, एक दूसरे के साथ हम जो व्यवहार में आ रहे हैं। या फिर आर्ट ऑफ बिहेवियर मतलब दूसरों के सामने हम अपने आप को किस तरह से प्रत्यक्ष कर रहे हैं, ये वो कला है। इसे ही कहते हैं दैवीय व्यवहार करने की कला। ये तो हम सबको पता है क्योंकि हर मुरली में बाबा बोलता है कि दैवीय व्यवहार कैसे होना चाहिए। दैवी गुण और दैवी संस्कारों को अपने में धारण करना चाहिए, मतलब ही पूरी तरह से श्रीमत पर चलना चाहिए। मतलब ही कोई भी गलत संकल्प ना हम क्रिएट करेंगे, ना ही हम गलत वाचा में आएंगे, ना ही हम गलत कर्म में आएंगे। यह है दैवी व्यवहार। इसका मतलब फिर से क्या है, डील करने की कला, आर्ट ऑफ डीलिंग। मतलब क्या है, सामने अगर किसी भी तरह की आत्मा आ जाए,
मतलब ये आत्मा के साथ ज्यादा होता है ना, हमें इंटरेक्शन डील करना पड़ता है आत्मा के साथ ज्यादा, घटना और परिस्थिति के साथ भी डील करना पड़ता है, लेकिन वो तो हम फिर भी कर पाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है, रादर बहुत ज्यादा बार ऐसे होता है कि आत्मा के साथ हमें डील करना पड़ता है। तो आर्ट ऑफ डीलिंग, इसका मतलब ये है कि सामने वाली आत्मा किसी भी विकार के वश हो, किसी भी कमजोरी के वश हो, उसके प्रभाव में हमें नहीं आना है। ये होता है डील करना, पॉजिटिव डील करना, पॉजिटिवली डील करना। उसके प्रभाव में हमें नहीं आना है, हमें उपराम होना है, साक्षी दृष्टा होना है। जितना सामने वाली आत्मा जितना ज्यादा विकार में होगी ना, उतना स्पीड से बाबा के पास भाग जाना है। अगर हमें, क्योंकि अब तो हमें समझ में आ जाता है कि सामने वाली आत्मा विकार में है, विकार के वश है, फिर चाहे वो कोई भी हो, जितना वो ज्यादा विकार में हमें महसूस होगी ना, उतना हम उसके प्रभाव में हमें नहीं आना है, बाबा के पास भाग जाना है और फिर उसे दैवी गुण और दैवी शक्तियां, दैवी ज्ञान, दैवी संस्कारों से उसे मतलब उसमें स्थित होकर उसे योगदान देना है। तो यह है आर्ट ऑफ डीलिंग या आर्ट ऑफ बिहेवियर या दैवीय व्यवहार करने की कला। ठीक है। तीसरी कला है आर्ट ऑफ कीपिंग हेल्दी, स्वस्थ रहने की कला। आर्ट ऑफ कीपिंग हेल्दी। अब ये भी हेल्थ क्या है? आत्मा की हेल्थ है। जैसे फिजिकल हेल्थ होती है, वैसे आत्मा की भी हेल्थ होती है। लेकिन अगर हम ऑब्जर्व करें तो ज्यादा से ज्यादा बीमारियां, जो शारीरिक बीमारियां होती है ना, वो ऑलमोस्ट अराउंड 85% बीमारियां जो होती है वो मन की वजह से आती है। आप चाहे ब्लड प्रेशर लो, डायबिटीज लो, माइग्रेन लो, थायराइड लो, कोई भी लोअर बैक अपर बैक का पेन लो, या फिर जो ये होता है ना पैर दुखते हैं, या फिर ये जो होता है वो आप ले लो, ऑलमोस्ट 85% जो होती है ना वो बीमारियां मन की वजह से होती है। ब्लड प्रेशर ज्यादातर उन लोगों को, ज्यादातर नहीं, उन्हीं लोगों को ज्यादा होता है जिन्हें टेंशन लेने की आदत है, जिन्हें चिंता करने की आदत है, एंग्जाइटी जिनमें होती है, स्ट्रेस जो बहुत ज्यादा लेते हैं, उन्हें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है। जो जिनको बीती बातें जो भी होती है हमारे साथ, बीती बातें या प्रेजेंट में जो भी बातें हो रही है, उन्हें पकड़ के रखने की जिन्हें आदत होती है, जो बातों को मन बुद्धि पर पकड़ के रखते हैं, लेट गो नहीं करते हैं, चाहे कितनी भी बुरी बात हो या फिर कितनी भी ऐसी बात हो कि जो बहुत दुखदायक है, बहुत ज्यादा दुखदायक बात जो है, वो भी अगर हम मन बुद्धि पर पकड़ के रखते हैं, मन बुद्धि में वो होल्ड करके रखते हैं, तो उन्हें ज्यादा शुगर की बीमारी होती है। होल्ड करने की जिन्हें आदत होती है उन्हें डायबिटीज की होती है। फिर माइग्रेन जो है वो भी यही है कि कई बार ऐसे होता है कि हम हमारे अपब्रिंगिंग के टाइम पे, या फिर कोई एक फेज हमारी लाइफ में ऐसी होती है जहां पे हमने बहुत कुछ सहा होता है, बहुत दुख या बहुत टेंशन हमने सहा होता है, या फिर बहुत ज्यादा इंसल्ट या कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देता है, ये ऐसे हम एक कोई फेज होती है कि जहां पे हम बहुत सहते हैं। ऐसे जो हमने पकड़ के रखा है, ऐसी जो एक टिपिकल वो जो फेज है, वो फेज अगर हम भुला नहीं देते हैं, उसे लेट गो नहीं करते हैं, उसे रिलीज नहीं करते हैं, तो ज्यादातर उन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। पेट की जो प्रॉब्लम होती है, मतलब डाइजेशन की हो चाहे पेट की हो, कोई भी बीमारी हो, तो उसके लिए भी वही होता है। डाइजेशन क्यों ठीक से नहीं हो रहा है? क्योंकि मन बहुत ज्यादा हलचल में है। हम जो बोलते हैं ना, हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम कहते हैं कि मैं तो ना बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ, मैं तो बहुत इमोशनल हूँ, और हम इसे पॉजिटिव साइन समझते हैं, जबकि ये एब्सोल्युटली निगेटिव साइन है। साइकोलॉजिकली पूरी तरह से निगेटिव साइन है। क्यों?
क्योंकि हम इमोशनल है, इसका मतलब यह है कि सामने वाली आत्मा जो कुछ भी बोल रही है या कर रही है, उसका इंटेंशन ना जानते हुए हम उसे अपने स्वभाव संस्कार के अनुसार समझ लेते हैं। सामने वाली आत्मा का इंटेंशन कितना भी अच्छा हो, लेकिन हमें जो लगता है वो हम मान लेते हैं। इसको इमोशनल कहा जाता है, लेकिन इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, लोअर बैक में, अपर बैक में, या फिर वो जो काव्स होते हैं ना, मतलब जिसे मराठी में हम पिंडरी बोलते हैं, मतलब नीज के नीचे पीछे वाला जो भाग होता है ना, बॉडी पार्ट, काव्स जो होते हैं, तो उनमें जो पेन्स होते हैं, ये सब होता है इस वजह से कि हमने बात बात में हम ये करते हैं कि इसने ऐसे क्यों कहा, उसने ऐसे क्यों कहा। दुख लेना जो बाबा बोलता है ना, कि ईगो हर्ट होना, दुख लेना, मन को लगा लेना कि इसने मुझे ऐसे क्यों कहा, ये देखो मुझे टॉन्ट कर रही है। छोटी छोटी बातें भी जो मन को लगा लेना, मन को लगा लेते हैं ना, उन्हें ये प्रॉब्लम्स होती है। इस तरह से ऑलमोस्ट अराउंड 85% प्रॉब्लम्स जो होती है वो मन की वजह से शरीर को झेलनी पड़ती है, और बाकी की जो 10-15% होती है वो इन्फेक्शियस होती है। मतलब फ्लू हो गया या फिर कफ एंड कोल्ड हो गया, ये होता है ना, वो सिर्फ इन्फेक्शियस होता है। बाकी की सारी मन की स्ट्रेस की वजह से या मन हलचल में आने की वजह से हमें झेलनी पड़ती है। तो अब ये जो है कि आर्ट ऑफ कीपिंग हेल्दी, तो पहले किसको हेल्दी हमें रखना पड़ेगा? मन बुद्धि को हेल्दी रखना पड़ेगा। मतलब ही क्या है, वो जो सारी शक्तियां बाबा जो बोलता है कि एक्सेप्टेंस पावर, टॉलरेंस पावर, ये जो होता है ना, स्वीकार करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, ये जो शक्तियां होती है ना, वो हमें अपने आप में भरपूर करना है इन शक्तियों से। जब हम सामने वाले को जैसा है वैसा एक्सेप्ट करते हैं, या फिर जो कुछ भी घट रहा है उसे साक्षी दृष्टा होकर देखते हैं, या फिर अगर कुछ घट रहा है तो इमीडिएटली हम ना बहुत ज्यादा कई बार एक्साइट हो जाते हैं और इमीडिएट एक्शन लेते हैं। ये कभी नहीं करना है। अगर कुछ भी सामने घट रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, चाहे वो कितना भी आपका इंसल्ट कर रहा है, सबसे पहले साक्षी दृष्टा हो जाना है। बाबा के पास भाग जाना है, साक्षी दृष्टा हो जाना है, एक स्टेप बैक आना है, फिर देखना है कि वो क्यों इस तरह से कर रहा है। कोई तो उसकी वजह होगी, या फिर अगर कोई महिमा भी कर रहा है, इमीडिएटली बहुत ज्यादा हवा में नहीं उड़ना है, याद करना है कि किस वजह से मेरी महिमा हो रही है। उसका वो गुणगान कर रहा है, वो मेरा गुणगान नहीं कर रहा है। जो बात मेरी उसे अच्छी लगी है, जो मेरा गुण उसे अच्छा लगा है, उसकी वो महिमा कर रहा है। अब वो गुण, अभी हमें तो पता है कि वो गुण मुझे किसकी वजह से मिला है, बाबा की वजह से मिला है। तो कभी भी एक्साइट नहीं हो जाना है। जब हम एक्साइट हो जाते हैं ना, बहुत ज्यादा आनंदी हो जाते हैं, तो उतना ही हम नीचे आने की भी उतना स्पीड होता है, नीचे आने का भी स्पीड उतना ही ज्यादा रहता है, और फिर हम स्वस्थ नहीं रह सकते। कभी एकदम आनंदी, कभी एकदम खुश, कभी एकदम से दुखी, कभी एकदम हलचल में। इस तरह से जब मन हमेशा हलचल में रहता है ना, तब बीमारियां आती है, तब डिसऑर्डर्स या डिसीजेस तब आती है। इसीलिए मन को सबसे पहले स्टेबल रखना है। अब इसके लिए ज्ञान बाबा ने दिया हुआ है, शक्तियां बाबा ने दी हुई है, तो इमीडिएटली एक्साइट भी नहीं होना है, थ्रिल्ड भी नहीं होना है, एक स्टेप बैक जाना है, साक्षी दृष्टा होकर सोचना है कि ये क्या हो रहा है, देखना है कि ये क्या हो रहा है। अगर कुछ पॉजिटिव भी है, बाबा को अर्पण, कुछ निगेटिव भी है, बाबा को अर्पण। अपने आप पर कुछ भी नहीं लेना है। इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है कि आत्मा, मतलब मन और बुद्धि हेल्दी रहती है,
और अगर मन और बुद्धि हेल्दी है, मतलब अभी भी हमें पता चल जाता है ना कि हम अगर मन से बहुत रिलैक्स रहते हैं, मन में कोई भी बोझ नहीं होता है, तो कितना हल्का लगता है। और फिर शरीर की बीमारियां होती है, शरीर पर कोई उसका असर नहीं होता है, क्योंकि मन का डायरेक्ट असर शरीर पर पड़ता है। तो आर्ट ऑफ कीपिंग हेल्दी मतलब मन को, आत्मा को हेल्दी रखना है। कैसे रखना है वो अभी हमने देख लिया। और इसका दी बेस्ट एग्जाम्पल है प्रतिमा दीदी। जैसे कि आप सबको पता होगा, प्रतिमा दीदी को ऑपरेशन के टाइम पे, ऑपरेशन के पहले कुछ, ऑपरेशन के बाद में कुछ, हर एक बीमारी उन्हें थी। कोई भी बीमारी ऐसे नहीं थी कि जो प्रतिमा दीदी को नहीं है। उन्हें ब्लड प्रेशर था, उन्हें डायबिटीज था, उन्हें माइग्रेन था, उन्हें क्या बोलते हैं, ये थायराइड था, फिर वो चक्कर तो बहुत ज्यादा उन्हें आते। कोई भी बीमारी नहीं थी जो उन्हें नहीं थी। और आज अगर आप उन्हें देखो, एक भी बीमारी नहीं है। आपने कभी सुना है कि किसी का ब्लड प्रेशर चला गया, या फिर किसी का डायबिटीज चला गया, या फिर थायराइड, बीपी, शुगर, थायराइड, ये तो मतलब ऐसे होता है कि एक बार वो डिटेक्ट हो गया तो हमें ऐसे लगता है कि ये तो पूरे हमारे जो भी बचा हुआ जन्म है ना, लाइफ है ना, उसका हमारा साथी बन जाता है। लेकिन दीदी का कितने सालों में, 5-6 साल में उनका चला गया। अब उन्हें कुछ भी नहीं है, और वो खाते क्या है, सिर्फ 2 कप चाय पे रहते हैं। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि उनका मन पूरा हल्का है। उन्होंने मन पर कुछ भी पकड़ के नहीं रखा है। रोज के रोज वो रिलीज करते जाते हैं, रोज के रोज वो मन बुद्धि को साफ करते जाते हैं। रोज के रोज तो ये तो हम बोल रहे हैं, वो तो हर क्षण मन बुद्धि को साफ करते रहते हैं। कोई भी बात होल्ड नहीं करते हैं। तो ये है आर्ट ऑफ कीपिंग हेल्दी, स्वस्थ रहने की कला। ठीक है। फिर उसके आगे है आर्ट ऑफ टीचिंग, सिखाने की कला। ये बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, मतलब सबकी सभी इंपॉर्टेंट है। इसमें से थोड़ी भी अगर कम रह गई तो हम सतयुग से चले गए, फिर हाथ धो बैठे हम। अब आर्ट ऑफ टीचिंग, सिखाने की कला। अब जब हम कोई बात सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं, तो सबसे पहले जब हम औरों को सिखा रहे हैं, तो ये पहले बहुत ध्यान रखना है कि जो मैं औरों को बता रही हूँ वो मुझ में धारण हुआ है, मैंने वो अपने में धारण किया हुआ है। ये बहुत जरूरी है। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि मुझ में अभी वो पूरी तरह से धारणा नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि हम पुरुषार्थी है, अंतिम क्षण तक हम पुरुषार्थी रहने वाले हैं। तो कभी कभी ऐसे होता है ना कि हमने धारण पूरा किया नहीं है, लेकिन हम औरों को सिखा रहे हैं। तो सिखाने की कला, इसका मतलब ये है कि सामने वाली आत्मा की कैपेसिटी, सामने वाली आत्मा की लिमिटेशंस, सामने वाली आत्मा के लाइक्स, डिसलाइक्स, उसकी थॉट प्रोसेस, मतलब वो किस तरह से विचार करता है, क्योंकि हर एक की अपनी जो थॉट प्रोसेस होती है वो अलग अलग होती है। उसका अपब्रिंगिंग कैसे है, उसका सराउंडिंग कैसे है, उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे है, इनको ध्यान में रखते हुए सामने वाले को सिखाना है। हम क्या करते हैं, हमें जो पता होता है वो उसको बताते जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, नहीं नहीं तुम कर सकते हो, तुम्हें यही करना पड़ेगा, अगर तुम नहीं करोगे तो फिर वो चेंज नहीं होगा ना। ये हम कैजुअली कहते जाते हैं, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या उसकी उतनी कैपेसिटी है, या फिर उसके पास उतना टाइम है कि वो कर पाएगा, या फिर उस ऐसी सराउंडिंग में, वो सराउंडिंग जो उसकी है, क्या वो सपोर्टिंग है उससे ये करने के लिए। क्योंकि मुझ में जो कैपेसिटी है वो जरूरी नहीं कि सामने वाले में वो कैपेसिटी हो।
फॉर एग्जाम्पल हम कई बार कहते हैं ना कि मैं तो बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती हूँ, ना ही मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी हम देख सकते हैं कि आज की जनरेशन जो है वो बहुत प्रैक्टिकल है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होती है। और जो पेरेंट्स की जनरेशन है, मतलब मेरी एज की जो 45 के ऊपर की जो जनरेशन है, वो इमोशनल ज़्यादा है, वो प्रैक्टिकल कम है। और आज की जनरेशन है वो प्रैक्टिकल ज़्यादा है, इमोशनल कम है। तभी आजकल पेरेंट्स चाइल्ड में जो बहुत ज़्यादा जो तनाव जो आता है ना, एक डिस्टर्ब रिलेशनशिप जो रहती है वो उसकी वजह से ही रहती है, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा इमोशनल है, एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स रहती है। तो हम जब सामने वाले को कुछ भी सिखा रहे हैं तो सामने वाले की कैपेसिटी, मतलब इसी को ही बाबा राज ऋषि बोलता है, जो सामने वाले के स्वभाव संस्कार का राज, सामने वाले के स्वभाव संस्कार के राज को जानकर जो सामने वाले को कुछ भी सिखाता है उसे बाबा राज ऋषि बोलता है। बाकी सबको बाबा ऋषि बोलता है। ऋषि मतलब ऋषि यही करता है ना, ऋषि ज्ञान देता है ना। पीछे जो कई साल पहले जो ऋषि मुनि होते थे वो ज्ञान देने का काम करते थे। तो राज ऋषि कौन होता है? जो सामने वाली आत्मा के स्वभाव संस्कार के राज को जानता है और फिर उसके अनुसार जो उसे सिखाता है वो राज ऋषि कहलाता है। तो हम जब भी सामने वाले को कुछ सिखा रहे हैं तो एक तो ये हो जाना चाहिए कि सामने वाली आत्मा को सपोज, अगर हम उसके सारी हिस्ट्री को नहीं जानते हैं, क्योंकि जरूर ऐसे नहीं होगा ना कि कोई हमें कुछ पूछ रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि तुम्हारा बचपन कैसा रहा, तुम्हारा ये कैसा, हम बता नहीं सकते। उस वक्त हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि इतना सिंपल तरीके से बताना चाहिए कि कोई भी आत्मा चाहे कैसी भी हो वो समझ पाए। अब आज का ही एग्जाम्पल मुझे भी बाबा ने याद दिलाया। आज विभा बहन ने जो सूक्ष्म शरीर के बारे में डाला है, एक नंबर एग्जाम्पल है। वो इतना सहज हो गया है कि कोई भी आत्मा चाहे वो ज्ञान में भी ना हो फिर भी उसकी समझ में आएगा कि सूक्ष्म शरीर क्या होता है। संकल्पों से बनता है। जैसे हमारे संकल्प होंगे ऐसा सूक्ष्म शरीर हमारा होगा, या तो चमकीला होगा या तो डल होगा। और उस सूक्ष्म शरीर अगर चमकीला है तो उसमें दाग कैसे पड़ेंगे? हम अगर कोई भी वेस्ट वीक या निगेटिव संकल्प क्रिएट कर रहे तो मतलब दाग पड़ रहे हैं। तो उसे धोना कैसे है, निकालना कैसे है? तो हमें जो विधि बताई है वो करनी है। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो, ओम ध्वनि करो, मनसा सेवा करो, सकार सेवा करो, लेकिन तभी के तभी हमें दाग निकालते जाना है। उन्होंने इतना अच्छे से बताया है। तो सिखाने की ये कला बाबा जो 16 कलाओं में जो सिखाने की कला बोलता है तो ये है कि सामने वाली आत्मा कैसी भी हो इतना सिंपल तरीके से उसे समझाना चाहिए कि कोई भी आत्मा हो, उसका कैसे भी स्वभाव संस्कार हो, उसके एक्सपीरियंसेस कैसे भी हो, उसकी कैपेसिटी लिमिटेशंस कैसी भी हो, हमें पता नहीं है, वो उसका सराउंडिंग कोई भी हो, पास्ट एक्सपीरियंसेस कोई भी हो, लेकिन उसे समझ में आ जाए। तो ये है सिखाने की कला, आर्ट ऑफ टीचिंग। अगली कला है आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग, लिखने की कला। अब यहाँ पे लेटर राइटिंग मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि खत ही लिखना है, ये जरूरी नहीं है, ये लिखने की कला है। अब हम जो लिखते हैं वो कैसे होना चाहिए? वो भी सिखाने के जैसा ही होना चाहिए। अभी जो हमने सिखाने की कला देखी ना, वैसे होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। बहुत ज्यादा उसके जो वर्ड्स है वो हेवी नहीं होने चाहिए। फिर टू द पॉइंट होना चाहिए। एक एक पॉइंट अलग अलग होना चाहिए कि हम क्या बताना चाहते हैं। अगर हम एक बार अगर लिखना शुरू करें और जब तक हम लिख रहे हैं लास्ट वाला वर्ड होने के बाद फुल स्टॉप करके सब कुछ अगर हमने एक पैराग्राफ में डाल दिया है तो सामने वाले को एक बार नहीं फिर एक बार पढ़ना पड़ेगा। फिर भी हो सकता है उसे क्लैरिटी नहीं आए, फिर एक बार पढ़ना पड़ेगा। फिर भी हो सकता है कि कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, फिर चौथी बार वो पढ़ेगा नहीं।
तो वो समझेगा भी नहीं, है ना। तो हम लिख ही रहे हैं तो एक एक पॉइंट अलग अलग होना चाहिए, फिर बहुत सही रीति से, मतलब सहज रीति से होना चाहिए। और जो हमें कहना होता है वो कम से कम शब्दों में, लेकिन बिल्कुल इजी तरीके से, टू द पॉइंट जो होता है ना, वो होना चाहिए, ताकि कोई भी आत्मा, उसकी कितनी भी कैपेसिटी हो, कितनी भी लिमिटेशन हो, उसे वो समझ में आए। ये होता है लिखने की कला। क्योंकि अब ये बाबा बोलता है ना, सिखाने की कला, लिखने की कला, आगे पढ़ने की कला भी आएगा, हाँ, पढ़ाने की कला भी, वो तो अभी हो गया। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे वो कार्मिक अकाउंट्स है, हमारे मनसा वाचा कर्मणा कार्मिक अकाउंट्स है। अभी जो एडवांस टेक्नोलॉजी हुई है ना, ये हमारे लिए सेवा है, मतलब ये हमारी सेवा कर रही है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी जो है, ये सोशल मीडिया जो है, ये इंटरनेट जो है, ये हमारी सेवा के लिए उपलब्ध हुआ है। बाबा हमेशा बोलता है कि हर एक चीज आपकी सेवा के लिए ही काम करेगी। तो ये कैसे सेवा कर रही है? फॉर एग्जाम्पल, मम्मा और बाबा थे ना, ब्रह्मा बाबा और मम्मा जब थे, उस वक्त ये सोशल मीडिया नहीं था, एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब जब मम्मा संपूर्ण बन गई, मतलब 16 कला संपूर्ण बन गई, ये जो 16 कलाएं हैं ना, वो सब उनमें धारण हो गई, लेकिन वो कर्मातीत नहीं बनी थी। हम जब तक कर्मातीत नहीं बनते हैं और संपूर्ण नहीं बनते हैं, तब तक हम पावन नहीं कहलाते हैं, ठीक है ना। सतयुगी तब तक हम नहीं कहलाते हैं। तो ये जो 16 कला आज हम यहाँ पे देख रहे हैं, वो तो मम्मा ने पूरी तरह से धारण की, लेकिन वो कर्मातीत नहीं बनी थी, तो उनके थोड़े कर्म बचे हुए थे, और इसके लिए उन्हें और एक जन्म लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि उस वक्त वहां पे जाके, जहाँ जिनके साथ उनका कार्मिक अकाउंट बचे हुए, उनके कर्मास बचे हुए हैं, वहां जाके वहां जन्म लेके ही उन्हें वो चुकतू करने पड़े ना, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था। अब यहाँ पे हमें क्या हो रहा है? अब यहाँ पे मैं यहाँ पे बैठ के जो आपकी सेवा कर रही हूँ, इसमें से कई कार्मिक अकाउंट्स में सेटल कर रही हूँ। ये जो लैपटॉप है, ये जो इंटरनेट है, ये जो सोशल मीडिया है, ये मेरी सेवा के लिए उपलब्ध हुआ है। और जो मेरा वाचा कार्मिक अकाउंट्स मेरे जो भी है, वाचा कर्म जो मेरे बचे हुए हैं, वो इस द्वारा मैं सेटल कर रही हूँ। तो मुझे हो सकता है मेरा ये लास्ट जन्म है, तो मुझे फिर से जो वाचा कर्मणा मेरा बचा हुआ है, उसके लिए मुझे ना जन्म लेके फिर से ना आना पड़ेगा, ना मेरे वो आधे अधूरे रह जाएंगे, ना मुझे जगह जगह जाके उसे सेटल करना पड़ेगा। अब आधे अधूरे क्यों नहीं रहेंगे? अगर मैं यहाँ पे उसका पूरा फायदा उठाती हूँ, तो अगर मैं इसका पूरा हर सेकंड में उसका अगर उपयोग करती हूँ, तो इसके द्वारा मैं मेरी वाचा कार्मिक जो है, वाचा कर्मास जो है, वो सारे में सेटल कर सकती हूँ। इसीलिए ही मेरे ख्याल से मैंने 3-4 भाई बहनों को ये जब पर्सनल बात हुई थी, मैंने तब कहा था कि अभी हमारे पास ये गोल्डन चांस है, डायमंड चांस है, कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, जो भी पॉइंट आपको क्लैरिटी हो जाए, जैसे आज विभा बहन ने, उन्हें क्लैरिटी हो गई, रूह रिहान की मनन चिंतन किया, उन्हें क्लैरिटी हो गई सूक्ष्म शरीर की, उन्होंने ऑडियो बना दिया और भेज दिया। इसके पहले भी उन्होंने बाबा के साथ रूह रिहान की थी कि बाबा के बारे में मुझे क्या लगता है, वो उन्होंने रिकॉर्डिंग की, उन्होंने ग्रुप में भेज दी। अब वो रिकॉर्डिंग पता नहीं कितनी आत्माओं के पास चली गई होगी। अब उन आत्माओं के पास, उन्हीं आत्माओं के पास बाबा उन्हें भेजेगा जिनके साथ उनके कार्मिक अकाउंट्स बचे हुए हैं। वाचा कार्मिक अकाउंट्स जिनके बचे हुए हैं, उनके पास हो जाएगी, और वो घर बैठे बैठे वाचा कर्मास जो है वो सेटल करते जा रही है। इसीलिए हम भी, जो हमेशा बाबा मुरली में, आज अभी मुझे भी ये अभी क्लियर हो रहा है,
कि बाबा जो मुर्रे में हमेशा बताता है कि अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं, अपना मनन चिंतन जो है, विचार सागर मंथन है, वो शेयर करना है। बाबा के साथ हम रूह रिहान करते हैं और वो जिससे हम वो जो रियलाइजेशन होता है, क्लैरिटी आती है, वो हमें शेयर करना है। तो उससे क्या होगा, लेकिन वो भी कैसे होना चाहिए कि जब कोई आत्मा वो सुने तो उसे ऐसे लगे कि ये मैं आगे भेज दूं। अगर वो ठीक तरह से सुना ही नहीं दे रहा है, अगर उसमें से वर्ड्स ऐसे हैं कि जो मतलब कुछ पॉइंट्स आए हैं, कुछ पॉइंट्स नहीं आए हैं, एक ही पॉइंट की बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन हुआ है, दूसरा पॉइंट जो एक्सप्लेन करना चाहिए था वो ठीक से एक्सप्लेन ही नहीं हुआ है, मतलब वो अपील होना चाहिए ना, भाव मतलब अपील होना चाहिए, ऐसे लगना चाहिए कि अरे ये तो बहुत सुंदर है और ये मैं आगे भेज दूं। अभी विभा बहन का जो लास्ट वाला था पल पल दिल के पास, वो तो वो भेजने वाली नहीं थी, वो कह रही थी नहीं नहीं मैं नहीं भेजूंगी, ये थोड़ी ना भेजने वाला है, भेजने जैसा है। लेकिन उनकी परमिशन लेके मैंने ग्रुप में डाल दिया और पता नहीं वो कहाँ 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 गया, और ये उन्हें भी पता है कि वो कई कई ग्रुप्स में गया। हुआ क्या, उन्होंने अपने वाचा कर्माश जो है वो सेटल कर दिए। तो हमें भी हर सेकंड का फायदा उठाना है। ये सारे 5 तत्व जो है, ये समय जो है, ये ड्रामा जो है, ये इंटरनेट जो है, ये सोशल मीडिया जो है, ये सब कुछ मतलब ये एडवांस टेक्नोलॉजी जो भी है, अभी माइक्रोवेव आया है, फ्रिज आया है, वो क्यों आया है, हमारी सेवा के लिए उपस्थित हुआ है, ताकि हम जल्दी 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 वो सब करके बाबा को टाइम दे सके। तो यहाँ पे भी जो बाबा ने अभी अगला पॉइंट जो लिया है ना कि लेटर राइटिंग, लिखने की कला, तो यही है कि अगर हम कुछ लिखते हैं, राइटअप तैयार करते हैं, अगर हम वो पोस्ट करते हैं, तो उसकी वजह से आपके कई सारे कार्मिक अकाउंट सेटल हो जाएंगे। लेकिन वो कला है, किस तरह से लिखना है कि जो आत्मा वो पढ़े उसे लगना चाहिए कि ये मैं आगे भेज दूं, या फिर उस आत्मा को सबसे पहले पूरी क्लैरिटी हो जानी चाहिए। वो जो लिखा हुआ है, वो राइटअप जो है, वो पढ़कर ऐसे लगना चाहिए कि मुझे कुछ मिल गया, मुझे ज्ञान मिल रहा है, मुझे कुछ इसमें से मिल रहा है। इंतजार करते रहना चाहिए। ये कब होगा, जब हम बाबा के साथ कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि हम निमित्त मात्र है, हम कुछ नहीं कर रहे, बाबा हमसे करा रहा है। तो बाबा से जुड़कर हम कुछ भी करते हैं तो ये हो जाएगा। तो ये है लिखने की कला, आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग। अब आगे है द आर्ट ऑफ सस्टेनेंस, पालना करने की कला। अब पालना करने की कला मतलब जो होता है ना, मन मना भव मध्याजी भव, मतलब मन मना भव और मध्याजी। मध्याजी मतलब ब्रह्मा विष्णु और शंकर। विष्णु जो है मध्य में है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। विष्णु क्या करता है, पालना करता है। ब्रह्मा तो अभी संगम युग में था, आगे सतयुग में विष्णु आएगा, और विष्णु महाराजा बनकर आएगा। मतलब क्या होता है, वो प्रजा की पालना कर रहा है। तो ये सिंबॉलिक है। अब हम भी क्या कर रहे हैं, औरों की पालना कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं और करा रहे हैं। जब हम कराते हैं, धारणा कराते हैं, तो हम पालना कर रहे हैं ना। हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, जब पढ़ा रहे हैं तो हम पालना कर रहे हैं। मतलब सामने वाली आत्मा को धारणा कराने के लिए या पढ़ने के लिए जो कुछ भी हेल्प है वो हम उसे दे रहे हैं। या फिर सामने वाली आत्मा किसी विकार से या फिर कमजोरी से लड़ रही है तो हम उसे सहयोग दे रहे हैं, हम उसकी पालना कर रहे हैं। कैसे पालना कर रहे हैं, हम उसे योगदान दे रहे हैं, हम उसे मनसा द्वारा, सकाश द्वारा या वाचा द्वारा या कर्मणा द्वारा हम उसे सहयोग दे रहे हैं। हम बच्चों की पालना कैसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। युगल, बच्चे या परिवार की पालना हम करते रहते हैं। हर एक आत्मा किसी न किसी की पालना करते रहता है, छोटा बच्चा भी क्यों न हो। अगर घर में पेट है तो वो पेट की पालना वो करता है, बहुत बहुत आनंद से करता है,
कि उसे खिलाएगा, उसे पिलाएगा, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसके आगे पीछे करेगा, उसे अटेंड करेगा। पालना में क्या क्या आता है? खिलाना, पिलाना, अटेंड करना, एंटरटेन करना, रिस्पेक्ट देना, उसकी वैल्यू करना, ये सब कुछ पालना में आ जाता है। मतलब ही क्या है? पूरी तरह से हल्के रहकर, निमित्त भाव से, निस्वार्थ भाव से, निरपेक्ष भाव से हमें सामने वाले को खुद को अवेलेबल करना है, खुद को अवेलेबल करना है। ये होता है पालना करना। मतलब एटीट्यूड नहीं दिखाना है, या फिर अगर जैसे हम हमेशा एक एग्जाम्पल देते हैं ना कि ज्यादातर माताएं कि खाना पकाती है और फिर पीछे पड़ी रहती है कि अरे गरम गरम किया है तभी खाओ, गरम गरम किया है तभी खाओ, और सामने वाले को गरम चाहिए ही नहीं होता है, उसे तो ठंडा ही पसंद है, फिर भी हम चाहते हैं कि वो गरम गरम ही खा ले। तो ये पालना तो हो रही है लेकिन वो कला नहीं है। पालना तो हम कर रहे हैं लेकिन कला नहीं है वो। या फिर हमारे बच्चे होते हैं ना, तो वो उसमें भी क्या होता है कि बच्चों के करियर के बारे में हम जब ये सोचते हैं कि बच्चे की कैपेसिटी क्या है, बच्चे की लाइक्स और डिसलाइक्स क्या है, बच्चे का एक लिमिटेशंस क्या है, वो उसका स्वभाव संस्कार कैसा है, उसके अनुसार अगर हम उसे हेल्प करते हैं उसका करियर चूज करने के लिए, तो वो कला है। लेकिन अगर हम ऐसे बोल रहे कि नहीं नहीं नहीं, तुझे 10th में तो अबाउ 90% आए तो तुमने तो साइंस ही लेना चाहिए, हो जाएगा तू, ये कला नहीं। हम पालना तो कर रहे हैं लेकिन ये कला नहीं है। तो पालना करना और पालना की कला को धारण करना, ये उसमें डिफरेंस होता है। तो हमें क्या करना है? पालना करनी है। तो अगेन सिखाने की जो कला है, ये जो होता है ना कि सामने वाले को जानकर फिर उसे उसके अनुसार उसके साथ डिस्कस करना है। पालना करना है मतलब बिल्कुल निमित्त भाव से, निर्माण भाव से, और बाबा करा रहा है, हम सिर्फ निमित्त बन रहे हैं। सामने वाला अपना भाग्य लेकर आया है, अपने कर्मों अनुसार वो अपना भाग्य लेके आया है, हम उसके गाइड है, हम उसे लिबरेटर है। इसका ख्याल रखकर उसे जो भी हमारे एक्सपीरियंस से बताना तो है लेकिन कंट्रोल नहीं करना है। कई बार ऐसे होता है ना कि हमारा उसके प्रेम होता है, बहुत ज्यादा प्रेम होता है जब तक बच्चे छोटे छोटे होते हैं। सेल्फलेस एक्सेप्टेंस, अनकंडीशनल लव होता है। बच्चे चाहे जो भी करे हम उनसे प्यार करते हैं। जैसे जैसे बच्चों का अपना एक थॉट प्रोसेस डेवलप होने लगता है, फिर वो डिस्कस करने लगते हैं, फिर वो अपोज करने लगते हैं, अपना भी मत जो है वो रखने लगते हैं, फिर होता है कि हम सजेशन में जाते हैं ना, उन्हें हम सजेस्ट करना शुरू कर दे कि नहीं 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 तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम ऐसा करके देखो। तो प्रेम जो है हमें लगता है कि हमारा प्यार ही है। तो प्यार से थोड़ा सा लाइन, जो प्यार और सजेशन, इसमें से एक थीन लाइन होती है, वो क्रॉस करके हम सजेशन में जाते हैं और उसे सजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद बच्चा और थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो फिर तो उसका मतलब एक फर्म उसका डिसीजन भी आने लगता है। उसके कोई अपने व्यूज होते हैं, अपना ओपिनियन होता है जो उसके हिसाब से सही होता है। तो हम क्या करते हैं, सजेशन जो अभी तक दे रहे हैं वो भी एक थीन लाइन होती है, वो क्रॉस करते हैं और कंट्रोलिंग पावर ले लेते हैं।